नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th इतिहास के 5वें चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं आजीविका से जुड़े 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, अर्थव्यवस्था एवं आजीविका से संबंधित यह हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो है, जिसमें हमने 80 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किया है। इन प्रश्नों को समझने से पहले, इन प्रश्नों का सॉल्यूशन करने से पहले आप लोग अपने इतिहास के 5वें चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं आजीविका से जुड़े कुल जितने सारे दोस्तों उसमें कहे गए कथन है, उसे बढ़िया से समझ लीजिएगा। उस चैप्टर का अध्ययन अच्छे से कर लीजिएगा। जब आप लोग चैप्टर का अध्ययन अच्छे से कर लीजिएगा, चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिएगा, तो बाबू उस चैप्टर से बनने वाले कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उनका सॉल्यूशन आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग पहले नंबर के सवाल पर आते हैं। पहला सवाल है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है। आप सभी को बताना है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है वो क्या होता है। व्यापार और शिक्षा, कृषि और उद्योग, विज्ञान और तकनीक, या फिर यातायात और संचार। पहला करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। तो बाबू पहला का जो सही आंसर होगा वो होगा कृषि और उद्योग। क्या होगा? कृषि और उद्योग। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है वो है कृषि और उद्योग। बाबू बिना कृषि के उद्योग बिल्कुल भी संचालित नहीं होगा, चाहे वो उद्योग कुटीर हो या बृहत हो। आपके देश में या फिर किसी अन्य देश में बाबू उद्योग छोटा हो या बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है। किसी भी उद्योग के संचालन हेतु कृषि का होना बहुत ही आवश्यक है। किसका होना बाबू? तो कृषि का। बिना कृषि के, बिना बाबू फसलों के, बिना बाबू जंगल के, बिना वन के कोई भी व्यापार को आप लोग नहीं कर सकते हैं। किसी भी उद्योग को आप लोग संचालित नहीं कर सकते हैं। आपके बाबू दुकान में जो भी तेल आता है, जो भी आपके बाबू दुकान में दाल आता है, चना आता है, आपके कपड़ा दुकान में जो भी वस्त्र आते हैं, वो सब के सब बाबू हमारे प्राकृतिक संसाधन से ही आते हैं। आप सभी को पता होगा कि जो हमारे वस्त्र के रेशे होते हैं वो बाबू प्राकृतिक से ही प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक जो पेड़ पौधे होते हैं, प्राकृतिक जो जीव जंतु होते हैं, उनसे ही हमारे वस्त्र के जो रेशे होते हैं वो प्राप्त होते हैं। हालांकि आज इंसानों ने बहुत ही तरक्की कर ली है। उन्होंने बाबू कृत्रिम रेशा बनाना सीख चुका है, लेकिन कृत्रिम रेशा बनाने के लिए भी उन्हें प्राकृतिक पर निर्भर रहना पड़ता है। प्राकृतिक की वस्तुओं का बाबू उन्हें सहायता लेना पड़ता है। अगर हम प्राकृतिक वस्तुओं का सहायता ना लें तो हम किसी भी काम को बिल्कुल भी संचालित नहीं कर सकते हैं। और जो हमारा कृषि है वो किससे संबंधित है? तो बाबू प्राकृतिक से ही संबंधित है। फसलों के कारण ही बाबू हमें आलू मिल पाता है, टमाटर मिल पाता है, अनेक प्रकार के हमें अनाज मिल पाता है, जिसके कारण हम जीवित रह पाते हैं। हम बाबू अनाज को ग्रहण करके अपने जीवन को संचालित कर पाते हैं। बिना बाबू अनाज के कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा। और साथ ही बाबू कृषि से उत्पादित होने वाले जो भी बाबू पदार्थ होते हैं, कृषि से उत्पादित होने वाले जो भी वस्तु होते हैं, अगर उन वस्तुओं का आदान प्रदान ना हो तो किसी भी व्यापार का बिल्कुल भी संचालन नहीं होगा। बड़े बड़े जो फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े जो उद्योग है, वो सब बाबू बंद हो जाएंगे, वो सब बाबू बेकार पड़ जाएंगे। ठीक है, बिना कृषि के। तो याद रखिएगा, अगर बाबू अर्थव्यवस्था को चलाना है, अगर अर्थव्यवस्था को खड़ा करना है, तो इसके लिए कृषि और उद्योग का होना बहुत ही आवश्यक है। बिना कृषि और उद्योग के कोई भी अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी संचालित नहीं हो सकती है, चाहे वो अर्थव्यवस्था हमारे देश की हो या फिर किसी अन्य देश की हो। ठीक है, याद रखेंगे, उद्योग के बिना कृषि नहीं और कृषि के बिना उद्योग नहीं। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए
बाबू उद्योग के बिना कृषि तो हो सकता है, लेकिन कृषि के बिना उद्योग बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, याद रखेंगे। कोई उद्योग बिल्कुल भी चल ही नहीं सकता। आप अपने आसपास कोई भी बाबू आप लोग वस्तु देख लीजिए, अगर आप बाबू झाड़ू भी लेते हैं, झाड़ू भी अगर आप खरीदते हैं तो वो भी हमारे बाबू प्राकृतिक के पेड़ पौधों से ही बाबू बनाया जाता है। जिस कागज पर आप लोग पढ़ रहे हैं, जिस कागज से आप लोग बाबू लिखते हैं, जिस किताब से आप लोग पढ़ते हैं, उन किताबों का बाबू जो पन्ने होते हैं वो भी पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधों के जो छाले होते हैं, लकड़ियों के जो लकड़ी के जो पतले पतले बाबू उनके जो पत्तर होते हैं उनसे ही बनाए जाते हैं। तो बिना बाबू फसल के, बिना प्राकृतिक संसाधन के हम कोई भी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और जब वस्तु का निर्माण ही नहीं होगा, जब वस्तु का उत्पादन ही नहीं होगा, जब बाबू वस्तुएं बिल्कुल भी निर्मित ही नहीं होंगी तो उद्योग कैसे संचालित होगा, बड़े बड़े जो व्यापार होंगे वो कैसे चलेंगे, और जब व्यापार नहीं चलेंगे तो हमें आय की प्राप्ति कैसे होगी। और बिना आय प्राप्त किए कोई भी व्यक्ति अपना आजीविका नहीं चला सकता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को बाबू अपना आजीविका को चलाने के लिए आय को प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। चाहे वो व्यक्ति बाबू अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, सेठ हो, कोई भी क्यों ना हो, अगर उसे अपना आजीविका चलाना है तो इसके लिए बाबू आय का होना बहुत ही आवश्यक है। और आय हमें कहाँ से मिलेगा, तो बाबू आय हमें कहाँ से मिलेगा, तो उद्योग से ही मिलेगा। चाहे उद्योग आपका कुटीर हो या बृहत हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं 2 नंबर के सवाल पर। 2 नंबर सवाल में आप लोगों से पूछा गया है मुन्ना, आधुनिक युग में किसका महत्व अधिक बढ़ गया है। आधुनिक युग कहने का मतलब आज के समय में, आज के इस समय में किसका महत्व, किसकी इंपॉर्टेंस सबसे अधिक बढ़ गया है, आप लोग बताएंगे। आपके सामने ऑप्शन है बाबू, व्यापार, कृषि, उद्योग, शिक्षा। बताइए तो आज के इस समय किसका महत्व सबसे अधिक बढ़ गया है। तो राइट आंसर 2 का होगा बाबू, उद्योग का। किसका, उद्योग का। आप लोग देख सकते हैं बाबू कि जो आज के इस समय उद्योगों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बाबू बढ़ते ही जा रही है। हमारे आसपास के जो शहर है वहां पर अगर आप चले जाएं तो वहां पर बाबू आप लोग देख सकते हैं कि उद्योगों की कोई भी कमी नहीं है। बहुत ही अधिक मात्रा में बाबू उद्योगों की जो वृद्धि है वो होती जा रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आधुनिक युग में अगर बाबू किसी की वृद्धि हुई है, अगर कोई बड़ा है तो वो है कौन, तो बाबू उद्योग। चाहे वो कुटीर हो या बृहत हो, उससे मतलब नहीं है। हमें यहाँ पर बाबू मतलब रखना है किससे, तो उद्योग के वृद्धि से। ठीक है, तो उद्योगों की संख्या में बहुत ही ज्यादा वृद्धि हुई है। किस युग में, तो आज के इस युग में, आधुनिक युग में। ठीक है, याद रखेंगे। तो हमारा यहाँ पर 2 का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी याद रखेंगे। एक समय था बाबू कि हमारे इस भारत देश में कपड़ा बनाने वाले कोई भी बाबू मिल नहीं थे। हमारे इस भारत देश में कपड़ा निर्माण करने वाला कोई भी फैक्ट्री नहीं था, कागज बनाने वाला कोई भी फैक्ट्री नहीं था, गैस का बाबू जो एलपीजी गैस का जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर बनाने वाला कोई भी फैक्ट्री हमारे देश में नहीं था। और भी बहुत सारे दोस्तों पदार्थ हैं, जैसे कि बाबू आप लोग प्लास्टिक का बोतल देख सकते हैं, चाउमीन देख सकते हैं, कुरकुरा देख सकते हैं। ये सब कहाँ बनते हैं, ये सब के सब बाबू फैक्ट्री में ही बनते हैं। चप्पल देख सकते हैं, जूता देख सकते हैं, कार देख सकते हैं, मोटरसाइकिल देख सकते हैं। ये सब कहाँ बनते हैं, ये सब फैक्ट्री में ही बनते हैं। ये सब बड़े बड़े उद्योग में ही बाबू ये सब शामिल होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब बाबू इतने सारे वस्तुओं का उत्पादन करना होगा तो इसके लिए फैक्ट्री की आवश्यकता पड़ेगी ही। और इसलिए फैक्ट्री बाबू दिन प्रतिदिन हमारे भारत देश में बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर हम बाबू किसी और देश की भी बात करें तो अन्य देशों में भी फैक्ट्रियों की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि बाबू अधिक मात्रा में जो लोग हैं, जो बाबू अधिक मात्रा में आज के जो मनुष्य है वो क्या कर रहे हैं, वो बाबू अपने तकनीकी से, अपने विज्ञान की सहायता से क्या कर रहे हैं कि एक से बढ़कर एक नए नए उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक नए नए वस्तुओं का बाबू निर्माण कर रहे हैं। तो उन वस्तुओं के उत्पादन हेतु, उन वस्तुओं के निर्माण हेतु फैक्ट्री की आवश्यकता पड़ेगी ही, क्योंकि बिना फैक्ट्री के किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं हो सकता है। चाहे बाबू गाड़ी का पार्ट्स हो,
रेल का इंजन हो, रेल का डब्बा हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे बाबू गन्ना से निकलने वाला बाबू कोई भी मान लीजिए गन्ना से बनने वाला अगर बाबू चीनी या गुड़ हो, कुछ भी हो, वो सब बाबू आपके कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो फैक्ट्री में ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री को हम लोग किससे जोड़ेंगे? तो उद्योग से। और यह उद्योग कैसा हो जाएगा? तो बृहत उद्योग हो जाएगा। आप लोग जो भी बाबू देख रहे हैं, जो भी आप लकड़ी के बाबू जो भी लकड़ी का दरवाजा देखते हैं, लकड़ी के जो भी आप पलंग देखते हैं, लकड़ी के जो भी आप अच्छे अच्छे वस्तु देखते हैं, या लोहे से, टीन से, एल्युमिनियम से बनाए गए जो भी आप बर्तन देखते हैं, जो भी बड़े बड़े आप वस्तु देखते हैं, ये सब बाबू कहाँ से बनाए जाते हैं? तो फैक्ट्री से ही बनाए जाते हैं। फैक्ट्रियों में ही बाबू इनका निर्माण होता है। ठीक है, बड़े बड़े जो टैंक हो गए, ठीक है, गाड़ी में बाबू जो बड़ा बड़ा टैंक जाता है जिसमें तेल को रखा जाता है, पेट्रोल को रखा जाता है, तो इन टैंकों का निर्माण भी बाबू कहाँ होता है? तो फैक्ट्रियों में ही होता है। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय ना लिए हुए हम आपको अब अगले प्रश्न में लेकर जाते हैं। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है औद्योगिकरण किस युग की देन है? बताइए तो बाबू, औद्योगिकरण किस युग की देन है? हरित क्रांति की, सूचना क्रांति की, औद्योगिक क्रांति की, या फिर सफ़ेद क्रांति की? तो बाबू आप समझ सकते हैं कि औद्योगिकरण की जो बाबू देन है, औद्योगिकरण युग की जो देन है वो है औद्योगिक क्रांति की। किसकी? तो औद्योगिक क्रांति की। पहले बाबू जो महिलाएं होती थी वो क्या करती थी? पहले महिलाएं बाबू चूल्हे के माध्यम से, ठीक है, लकड़ी के माध्यम से, कोयले के माध्यम से वो चूल्हा में बाबू लकड़ी कोयला डालकर वो खाना बनाती थी। लेकिन जब से सिलेंडर बन गया, जब से बाबू बनावटी चूल्हे बन गए, जो चूल्हा होता है जिस पर खाना बनाया जाता है, गैस से बाबू जो चूल्हा जलता है, जब वो चूल्हा हमारे मार्केट में आ गया तो उस समय से जो मिट्टी से बनने वाले चूल्हे थे वो ख़त्म हो गया। मिट्टी से बनने वाले जो भी चूल्हे थे वो क्या हो गया? वो खत्म हो गया। आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार से बाबू अगर हम बात करें यहाँ पर मसाला पीसने वाले मशीन का, तो पहले के जो महिलाएं होते थे, पहले आज से लगभग 20 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, 10 साल लेके चलिए ना, 10-15 साल, 15 साल की हम बात कर रहे हैं बाबू। 15 साल पहले जो महिलाएं होती थी गाँवों की या बाबू शहरों की, वो क्या करती थी कि सिलवट पर मसाला पीसती थी। लेकिन बाबू सिलवट का भी जो युग है वो खत्म हो गया। क्या कैसे बाबू? तो मशीन के बन जाने से, उपकरण के निर्माण हो जाने से। उपकरण कौन सा बन गया? तो मिक्सर मशीन। आज मिक्सर मशीन में ही कम समय में, ठीक है, और बिना किसी श्रम के, बिना किसी मेहनत के बाबू जो मसाला है वो पिसा जाता है, वो भी अधिक मात्रा में। ऐसा भी नहीं कि कम मात्रा में। सिलवट पर अगर आप मसाला को पीसिएगा तो कम मसाला अगर आप पीसिएगा तो भी बहुत ज़्यादा समय लगेगा और साथ ही साथ बाबू परिश्रम भी लगेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा भी मसाला लेते हैं और मशीन में डाल देते हैं तो क्या होता है? वो मसाला तुरंत में ही वो रेडी हो जाता है उपकरण की सहायता से। तो आज के इस डेट में कौन आराम नहीं चाहता है? आप ही बताइए। आज के इस डेट में कौन नहीं चाहता है कि कम समय में हमारा अधिक काम हो? कौन नहीं चाहेगा कि कम समय में हमारा अधिक काम हो? तो बाबू जितने सारे उपकरण बनाए गए थे, जितने सारे बाबू कम समय में अधिक काम करने वाले उपकरण बनाए गए थे वैज्ञानिकों के द्वारा, वे उपकरण जब मार्केट में आए, जब बाजारों में बिकने लगे, तो जो भी बाबू छोटे मोटे कुटीर उद्योग थे वो सब खत्म हो गए। जो भी छोटे मोटे बाबू उद्योग चलते थे गरीबों का, वो सब के सब बंद पड़ गए, वो सब के सब बाबू खत्म हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि उपकरणों के बनने से, वैज्ञानिक तकनीकी के आधार पर जो उपकरण बनाए गए थे, उन उपकरणों के मार्केट में आ जाने से जो क्रांति हुई उसी को कहा जाता है औद्योगिक क्रांति। क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति के कारण ही बाबू औद्योगिकरण का निर्माण हुआ। ठीक है, तो याद रखेंगे औद्योगिकरण किस युग की देन है? तो औद्योगिक क्रांति की। आप लोग समझ कर रखेंगे। आज तो समय ऐसा आ गया है बाबू कि अगर आप गैस चूल्हा से भी खाना नहीं बनाइएगा तो इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या कर सकते हैं? खाना बना सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वाला, बिजली से खाना बनाने वाला बाबू चूल्हा मार्केट में आ चुका है। हो सकता है आपके घर में भी वो होगा। पहले बाबू जो धोबी होते थे उनका कुछ पैसा बाबू मिल जाता था कपड़ा आयरन करने से, वो लोगों का कपड़ा आयरन करते थे तो कुछ पैसे कमा लेते थे। लेकिन आज हर एक घर में ही आयरन है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आयरन बन चुका है। आराम से क्या करना है? आराम से प्लग खोस देना है और आयरन कर देना है, वो भी ऑटोमेटिक है। अगर वो गर्म हो भी जाएगा तो ऑटोमेटिक वो बुझ जाएगा। तो कौन चाहेगा कि हम धोबी को हम कपड़ा दे आयरन करने के लिए और पैसा दे? बताइए, जब उसके पास आयरन करने वाला उपकरण है ही, वस्तु
है ही, तो क्या कर सकता है, वो आराम से अपना कपड़ा बाबू उसको आयरन वो कर सकता है। समझ सकते हैं। इसी प्रकार से बाबू अनेक ऐसे उपकरण है जो कि मार्केट में आ चुके हैं और लोगों को आराम दे रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना। और इन उपकरणों के आने से ही जो भी बाबू छोटे मोटे उद्योग थे वो खत्म हो गए, वो बाबू हमेशा हमेशा के लिए मिट गए। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर अगले नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। बाबू अगला जो सवाल है इसमें आप लोगों से कहा गया है औद्योगिकरण में उत्पादन किसके द्वारा होता है। औद्योगिकरण में उत्पादन किसके द्वारा होता है, मानवों के द्वारा तो होगा नहीं, क्योंकि औद्योगिकरण से पहले जो भी बाबू वस्तुएं बनाए जाते थे, जैसे कि मिट्टी के मूर्ति हो गए, जैसे कि बाबू घड़ा हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गए। पहले खाना बाबू बनता था मिट्टी के बर्तन में, याद रखेंगे। पहले बिल्कुल भी धातु के बर्तन नहीं होते थे, पहले एल्युमिनियम के बर्तन नहीं होते थे। हाँ, जो राजा महाराजा होते थे, जो बड़े बड़े बाबू राजा महाराजा होते थे, उनके बाबू बर्तन होते थे सोने के। ठीक है, उनके बर्तन होते थे बाबू चांदी के। लेकिन जो गरीब मजदूर परिवार के जो लोग होते थे, जो गरीब किसान होते थे, जो मजदूर वर्ग के लोग होते थे, उनके पास बिल्कुल भी धातु के बर्तन नहीं होते थे। अगर हम राजा महाराजा से पहले की भी बात करें, राम युग से भी पहले की अगर हम बात करें, राम युग से भी पहले की बात करें, तो उस समय बाबू खाना बनाने के लिए बिल्कुल भी मिट्टी के लोहे के और धातु के बर्तन नहीं होते थे, बल्कि मिट्टी के बर्तन होते थे। मिट्टी के बर्तन में ही खाना बनते थे। तो बाबू मिट्टी के बर्तन में जब खाना बनते थे तो मिट्टी के बर्तन बाबू लोग बनाते थे, जो कुम्हार लोग होते थे वो क्या करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो मिट्टी के बर्तन बनाने से और बर्तन बेचने से उन्हें कुछ पारिश्रमिक मिल जाता था, उन्हें कुछ आय की प्राप्ति हो जाती थी। लेकिन अब वो भी बंद हो चुका है। अब बर्तन जो है वो बाबू मिल रहे हैं सस्ते सस्ते, वो भी अच्छे अच्छे मिल रहे हैं और लोग उसको खरीद ले रहे हैं। कौन से बर्तन, तो एल्युमिनियम के बर्तन, चांदी के बर्तन, पीतल के बर्तन, बहुत सारे मार्केट में बर्तन उपलब्ध है सस्ते दामों में, जिसे आप खरीद कर आसानी से क्या कर सकते हैं, आप उसमें आप भोजन कर सकते हैं। और लोग ये भी समझते हैं कि अगर हम धातु के बर्तन में भोजन करेंगे तो बीमारियों का कम खतरा होगा मिट्टी के बर्तन में भोजन करने की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं बाबू कि पहले जो भी उपकरण बनाए जाते थे वो मानव के द्वारा बनाए जाते थे, चाहे वो बाबू मिट्टी के बर्तन हो, चाहे वो मूर्ति हो, चाहे बाबू सिलवट हो मसाला पीसने वाला, चाहे बाबू छोटा मोटा घर हो, वो सब मानव द्वारा ही बनाए जाते थे। लेकिन आज जैसे कि पहले बाबू जो भी कपड़ा हम लोग पहनते थे, पहले जो भी हम ऊन के वस्त्र चाहे सूती वस्त्र जो भी पहनते थे, तो वो बाबू हम लोग मानवों द्वारा बनाए गए वस्त्रों के कारण ही पहनते थे। पहले के जो चाची होते थे, दादी होते थे, वो क्या करते थे कि वो बुनते थे। ठीक है, बैठे बैठे बुनते थे, स्वेटर बुनते थे, कपड़ा बुनते थे। मार्केट में हमारे शहरों में रहने वाले, हमारे आसपास के शहर में जो बुनकर होते थे वो क्या करते थे, वो कपड़ा बुनते थे। और कपड़ा बाबू बुनकर वो मतलब धागा बुनकर वो क्या करते थे कि कपड़ा का निर्माण करते थे और तब हमें वहां से कपड़ा की प्राप्ति होती थी। लेकिन आज वो भी व्यवस्था मिट चुका है। आज मशीन के कारण कम समय में बहुत सारे कपड़े बाबू बन जाते हैं, कम समय में ही, बहुत ही लघु समय में बहुत सारे कपड़े बन जाते हैं। और ये कपड़े बाबू सस्ते भी होते हैं और साथ ही अच्छे अच्छे भी होते हैं और आकर्षक भी होते हैं, रंग बिरंगे भी होते हैं। तो कौन चाहेगा कि हम ज्यादा पैसा लगाकर खराब कपड़ा खरीदे, मतलब एक साधारण कपड़ा खरीदे। पहले के लोग बाबू ज्यादा पैसा देकर, जब मशीन नहीं था तो उस समय ज्यादा पैसा देकर और साधारण सा वस्त्र पहनते थे, ढीला ढाला, मतलब कोई क्वालिटी और कोई बाबू जैसे कि होता है ना उसमें लाइट उट कुछ भी ना। लेकिन आज सस्ते दामों पर अच्छे अच्छे वस्त्र आपको मिल जाएंगे मार्केट में। तो मशीन के आने से बाबू आप लोग समझ सकते हैं कि औद्योगिकरण में काफी वृद्धि हुई थी। तो याद रखेंगे, औद्योगिकरण में उत्पादन मशीनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मशीनों के द्वारा। 4 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखेंगे बाबू। पहले बाबू पेंटर होते थे, पेंटर क्या करते थे, पेंटर बाबू पेंटिंग करते थे। लेकिन आज कंप्यूटर से ही सारा काम हो जा रहा है, कंप्यूटर से ही हर चीज बाबू बन जा रहा है। अगर फ्लैक्स बोर्ड बनाना हो या सूचना बोर्ड बनाना हो, कोई भी अगर बोर्ड बनाना हो तो सारा कंप्यूटर से बन जा रहा है। कंप्यूटर में ही बाबू पेंटिंग अच्छा सा हो जा रहा है, कंप्यूटर में ही पेंटिंग अच्छे तरीके से हो जा रहा है। उसी में सब टेक्स्ट है, उसी में कलर है, सब कुछ कंप्यूटर में ही है। तो पेंटर की कोई आवश्यकता ही नहीं। और कंप्यूटर जो सीख जाएगा वो बाबू चला सकता है आसान से। हर वो व्यक्ति जो कंप्यूटर चलाना जानता है वो आराम से पेंटिंग कर लेगा, तो उसे पेंटर की कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। अगर उसे बाबू कपड़ा पर पेंटिंग करना है, कागज पर पेंटिंग करना है या किसी प्लास्टिक कार्ड पर अगर पेंटिंग करना है तो कंप्यूटर से वो पेंटिंग कर सकता है, पेंटर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पेंटर का भी जो रोजगार है वो खत्म हो गया। बात को समझ सकते हैं। तो जो कंप्यूटर है वो भी क्या है, वो भी एक प्रकार का मशीन है। तो मशीन से ही क्या हो रहा है, मशीन से ही बाबू काम हो रहा है। तो समझ सकते हैं कि आज का जो युग है वो कौन सा युग है, तो बाबू आधुनिक युग है। वो कैसा, तो बाबू तकनीकी वाला, प्रौद्योगिकी वाला। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए
अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है ब्रिटेन में औद्योगिकरण कब प्रारंभ हुआ था? बताइए तो बाबू, ब्रिटेन में औद्योगिकरण कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखेंगे, ब्रिटेन में औद्योगिकरण जो प्रारंभ हुआ था वो प्रारंभ हुआ था 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। कब? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही ब्रिटेन में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ था। औद्योगिकरण की नींव पूरे विश्व में सबसे पहले ब्रिटेन देश में ही पड़ी थी। ब्रिटेन देश के बाबू लोग ही, ब्रिटेन देश के वैज्ञानिकों ने ही मशीनों का आविष्कार करना बाबू सबसे पहले शुरू किया था। उन्होंने ही बाबू सबसे पहले मार्केट में क्रांति लाई थी, बाजारों में बाबू औद्योगिक क्रांति लाई थी। ठीक है, तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आप लोग याद रखेंगे। 6 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है औद्योगिकरण की प्रक्रिया में उत्पादन कहाँ होता है? औद्योगिकरण की प्रक्रिया में उत्पादन जो होता है वो कारखानों में होता है, फैक्ट्रियों में होता है। कहाँ होता है बाबू? कारखानों और फैक्ट्रियों में। लेकिन अगर हम बात करें बाबू आदि औद्योगिकरण का, औद्योगिकरण से पहले की जो व्यवस्था थी, औद्योगिकरण से पहले का जो भी बाबू नियम था उसे कहा जाता है आदि औद्योगिकरण। जो भी कुटीर उद्योग होते थे, चरखा चलाने वाले जो भी उद्योग होते थे, बुनने वाले जो उद्योग होते थे, पेंटिंग करने वाले जो उद्योग होते थे, वो बाबू कुटीर उद्योग कहलाते थे। और कुटीर उद्योग बाबू घरों में ही बाबू किए जाते थे, घरों में ही कुटीर उद्योग संचालित होते थे। लेकिन अगर हम बात करें बृहत उद्योग का, तो बृहत उद्योग को चलाने के लिए, बृहत उद्योग का संचालन करने के लिए कारखानों की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों कारखानों को बैठाया गया, फैक्ट्रियों की स्थापना की गई। तो याद रखेंगे औद्योगिकरण की प्रक्रिया में, ना कि आदि औद्योगिकरण की प्रक्रिया में। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं औद्योगिकरण की प्रक्रिया में। औद्योगिकरण की प्रक्रिया में उत्पादन ना ही घर में होता है, ना ही खेत में होता है, और ना ही दुकान में होता है। कहां पर? तो कारखाना में। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा मुन्ना, याद रखेंगे। 7 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है निम्न में से औद्योगिकरण के प्रेरक तत्व नहीं है। इन चारों में से कौन सा एक तत्व औद्योगिकरण के प्रेरक नहीं है? तो राइट आंसर यहां पर 7 का हमारा हो जाएगा ऋण माफी। क्या होगा? ऋण माफी। औद्योगिकरण के प्रेरक तत्व बाबू मशीन, पूंजी निवेश, श्रम, ये तीनों हो जाएंगे, बाजार भी हो जाएगा, उपनिवेश भी हो जाएगा, लेकिन ऋण माफी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा 7 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, 8 नंबर के सवाल पर आए यहां पर। तो इसमें कहा गया है औद्योगिकरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? औद्योगिकरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बड़े बाजार की। किसकी? बड़े बाजार की। क्योंकि बाबू औद्योगिकरण से उत्पादित जो भी वस्तुएं होंगे, उन वस्तुओं की खपत के लिए, उन वस्तुओं को बेचने के लिए, उनका सेल करने के लिए बाजार की आवश्यकता पड़ेगी। बिना बाजार के आप किसी भी वस्तु को बेच नहीं सकते हैं बाबू। अगर आप छोटा मोटा भी व्यापार किए हैं, छोटा मोटा भी अगर आप बिजनेस किए हैं, तो उसके लिए भी क्या चाहिए? उसके लिए भी बाजार चाहिए। बाजार में ही बाबू वस्तुओं का लेन देन होता है, वस्तुओं का बाबू क्रय विनिमय होते रहता है। तो औद्योगिकरण से उत्पादित होने वाले जितने भी माल थे, जितने भी वस्तु थे, उन सभी वस्तुओं के बाबू खपत के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? तो बाजार की आवश्यकता पड़ी। और ब्रिटेन ने बाजार बाबू, बाजार कहां पर उपलब्ध करवाए? तो ब्रिटेन ने अपने उपनिवेश में, ब्रिटेन के जो भी उपनिवेश थे, हमारा भारत देश भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो बाबू हमारा भारत देश ब्रिटेन के लिए एक बहुत ही बाबू आप समझ सकते हैं कि बहुत ही उसके लिए बाबू एक सहायक सिद्ध हुआ। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन को भारत देश के लिए, ब्रिटेन को भारत देश में एक बहुत ही बड़ा बाजार मिल गया था। ब्रिटेन से उत्पादित होने वाले जो भी वस्तु भारत में आते थे, वे वस्तुएं बिक जाते थे। कहां पर? तो भारत देश में। वैसे तो बहुत सारे देशों में भी बिकते थे, लेकिन ब्रिटेन से उत्पादित होने वाले जितने सारे वस्तुएं होते थे, वे सारे वस्तुएं बाबू हमारे भारत देश में बिक जाते थे। उनका बाबू बिक्री हो जाता था, और इस बिक्री से बाबू ब्रिटेन के जो निवासी थे उनको बहुत ही ज्यादा लाभ होता था। ब्रिटेन के जो अंग्रेज थे, जो अंग्रेजी जो सरकार थी, उनको काफी मुनाफा
मुनाफा होता था। तो याद रखेंगे, औद्योगिकरण के विकास के लिए और औद्योगिकरण के संचालन के लिए बाजार की आवश्यकता होती है। अगर आप सब्जी का बिजनेस किया है तो उसके लिए भी आपको सब्जी मंडी वाले बाजार में जाकर बैठना होगा, तभी आप सब्जी बेच पाएंगे। अगर बाबू आपने परचून का बिजनेस किया है तो बाबू परचून के लिए आपको परचून वाले मार्केट में जाना होगा या फिर ऐसे बाजार में जाना होगा जहां पर लोग खरीद सकें, जहां पर लोग लेन देन कर सके। अब ऐसा ना कि आप जंगल में बैठ जाइए और आप सामान बेचिए, तो वहां पर बिल्कुल भी आप किसी भी सामान का खपत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहाड़ों पर चले जाइए और वहां पर आप पकौड़ी छान कर बेचिए तो कोई भी खरीद नहीं सकता है। आपका पकौड़ी हो, सिंघाड़ा हो, कपड़ा हो, परचून का सामान हो या फिर किराना का सामान हो या फिर बाबू आपके गाड़ी हो, जो भी आप बेचना आपके आवश्यकता अनुसार, आपके सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपका बिजनेस हो, अगर आप अपने बिजनेस की वस्तु को बेचना चाहें तो उसके लिए बाजार की ही आवश्यकता पड़ेगी। बिना बाजार के आप लोग बिल्कुल भी बेच नहीं सकते हैं। अगर छोटा बाजार है तो छोटा बाजार में छोटे उद्योग ही चलेंगे, अगर बड़ा बाजार है तो बड़ा बाजार में बड़े बड़े उद्योग वाले वस्तुएं बिक्री होंगे, बड़े बड़े जो बाबू महंगे महंगे जो वस्तु होंगे उनका क्रय विक्रय होगा। ठीक है, तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे बड़ा बाजार। ठीक है, औद्योगिकरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो बड़े बाजार की। अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है औद्योगिकरण किस परिवर्तन की शुरुआत है? बताइए, तो औद्योगिकरण किस परिवर्तन की शुरुआत है? तो राइट आंसर 9 का हमारा हो जाएगा मुन्ना यहाँ पर घरेलू पद्धति से कारखाना पद्धति की। घरेलू पद्धति से कारखाना पद्धति में ट्रांसफर वाली क्रिया ही औद्योगिकरण कहलाती है। जब घरेलू पद्धति में कोई वस्तु का निर्माण होता था, घरेलू पद्धति में रहकर किसी वस्तु का उत्पादन होता था, तो उस समय बाबू औद्योगिकरण आदि औद्योगिकरण के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब घरेलू पद्धति से इसका बाबू रूपांतरण कारखाना पद्धति में हो गया तो आप समझ सकते हैं कि आदि औद्योगिकरण का परिवर्तन किस में हो गया? आदि औद्योगिकरण का परिवर्तन औद्योगिकरण में हो गया। तो राइट आंसर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 10 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें आप लोगों से बोला गया है ब्रिटेन किस रूप में विश्व का पहला देश बना? पूरे वर्ल्ड का पहला देश बना था। आपको बताना है कि जो ब्रिटेन है वो किस रूप में पूरे वर्ल्ड का प्रथम देश बना था? कृषि प्रधान देश के रूप में, शिक्षित राष्ट्र के रूप में, औद्योगिकरण प्रारंभ करने वाले देश के रूप में या फिर सबसे बड़ा बाजार बनने वाला देश के रूप में? तो मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बताया बाबू कि जो ब्रिटेन देश था वो पूरे विश्व में पहला एक ऐसा देश था जो कि मशीनों को बनाया था। ब्रिटेन में रहने वाले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने मशीनों का निर्माण किया था और मशीनों के निर्माण हो जाने से ही बड़े बड़े बाबू उपकरण बन पाए थे और इन उपकरणों के बन जाने से ही, मशीनों के बन जाने से ही मशीन और उपकरण, ठीक है वही बात होता है, मशीन और उपकरण के बन जाने से ही अनेक प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन होने लग गया और वस्तुओं के उत्पादन हो जाने से पूरे विश्व के बड़े बड़े बाबू देशों में, देश के बाजारों में क्रांति आ गई। कौन सी क्रांति? तो औद्योगिक क्रांति। ठीक है, तो यहां पर हमारा 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद रखेंगे औद्योगिकरण प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन था पूरे विश्व का? तो ब्रिटेन। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 11 नंबर। 11 नंबर सवाल में कहा गया है औद्योगिकरण के समय बुनकरों को किस चीज की कमी होती थी? औद्योगिकरण के समय बुनकरों को किस चीज की कमी होती थी? तो याद रखेंगे बाबू औद्योगिकरण के समय बुनकरों को किस चीज की कमी होती थी? तो धागा की। ठीक है, धागा की कमी होती थी। सूत काटने वाले जो लोग होते थे वो बाबू बहुत ही बिजी रहते थे। ठीक है, मतलब धागा बनाने में, सूत काटने में बहुत ही व्यस्त रहते थे। लेकिन जो बुनकर होते थे वो व्यस्त नहीं रहते थे क्योंकि बुनकर बहुत ही कम समय में कपड़ों को बुन देते थे, कपड़ों का निर्माण कर देते थे। लेकिन ज़्यादा समय लगता था क्या करने में? तो सूत काटने में। सूत काटने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता था। आप सभी याद रखेंगे। तो यहाँ पर बाबू हमारा राइट आंसर होगा धागा। औद्योगिकरण के समय बुनकरों को धागा की कमी होती थी। ठीक है, और इस कमी को दूर करने के लिए ही नए नए मशीनों का निर्माण होने लग गया था। आप सभी जानते हैं बाबू की आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही क्या है? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है।
जहाँ जहाँ पर आवश्यकता पड़ी वहाँ वहाँ पर मनुष्यों ने अपने बौद्धिक क्षमता से, अपने बौद्धिक विकास से, अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से, अपने कई वर्षों के प्रयास से बाबू उन्होंने नए नए मशीनों का निर्माण किया। और आज ये मशीन हमारे लिए काफ़ी दोस्तों एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि सुविधा प्रदान करती है, हमारे लिए एक राहत प्रदान करती है, ठीक है। और हम इन मशीनों की सहायता से बहुत ही कम समय में अधिक काम कर पाते हैं और ज़्यादा दोस्तों हम लोग अपने समय को बचा पाते हैं और हमारा जो मेहनत होता है वो भी बिल्कुल भी नहीं लगता, बहुत ही कम मेहनत लगता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए 12 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें बोला गया है एक बुनकर कितने सूत काटने वालों के धागों का उपयोग करता था। तो याद रखेंगे बाबू कि जो एक बुनकर होते थे वो 8 सूत काटने वालों के धागों का उपयोग कर सकता था। कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि एक बुनकर पूरा दिन जितना वह काम करता था, एक बुनकर पूरा दिन जितना काम करता था उतना बाबू जैसे कि इसको हम आपको देखिए मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। देखिए बाबू जो 6 सूत हैं पूरे दिन में बाबू पूरे दिन में 6 सूत काटे जाने वाले लोगों द्वारा 6 सूत काटे जाने पूरे दिन में 6 सूत काटे जाने वाले लोगों द्वारा जो एक बुनकर होता था, एक बुनकर वो पूरे दिन में बाबू उन्हें धागों का इस्तेमाल कर लेता था, ठीक है। 6 सूत काटे जाने वाले लोगों द्वारा बनाए गए धागे का बाबू उपयोग एक बुनकर पूरे दिन में कर लेता था। पूरे दिन वो जितना काम करता था उतना दोस्तों वो धागों का निर्माण कर लेता था। तो याद रखिए एक जो बुनकर होता था वो कितने सूत काटने वो बाबू किसके बराबर होता था, वो बाबू 6 सूत बनाए जाने वाले लोगों के बराबर होता था। 6 सूत काटे जाने वाले लोगों के बराबर होता था कौन, तो एक बुनकर। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं बाबू कि सूत काटने वाले लोगों में बाबू जो समय है वो ज़्यादा लग रहा है और बुनकर वाले लोगों में जो समय है वो कम लग रहा है। यानी कि बुनकर जो लोग हैं वो कम समय में यानी कि बहुत ही कम ही समय में वो क्या कर रहे हैं कि कपड़ा को बुन रहे हैं, लेकिन सूत काटने में बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है। तो समय ज़्यादा लग रहा है, इसी समय की बचत के लिए, इसी समय को बचाने के लिए ही वैज्ञानिकों ने मशीनों का निर्माण किया और एक से बढ़कर ऐसे ऐसे मशीन बने जो कि कम समय में ही बाबू 6 से अधिक मात्रा में भी सूत को काट सकते हैं। अगर एक दिन में पूरे लोगों द्वारा 6 सूत काटा जा रहा है तो बाबू मशीनों के द्वारा बहुत ही कम समय में कई सूत भी काटे जा सकते हैं, जिससे धागा का निर्माण हो सके, ठीक है। तो याद रखेंगे प्रश्न के अनुसार हम बताते हैं आपको एक बुनकर 8 सूत काटने वालों के धागों का उपयोग करता था पूरा दिन में, ठीक है, पूरा दिन जितना वो काम करते थे। तो राइट आंसर हमारा 12 का ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 13 नंबर के 8 नहीं 6 जी 6 ना 6 बताए थे ना 6, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मिस्टेक हो गया हमसे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 13 नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है सूत काटने वालों की तुलना में बुनकरों की क्या स्थिति थी। तो मैंने बताया ना आप लोगों को सूत काटने वालों की तुलना में बुनकर जो होते थे वो बेकार बैठे रहते थे, यानी कि उनका समय दोस्तों वैसे ही बेकार निकलता था। जब उनके पास धागा रहेगा तब ना बुनेंगे, उनके पास धागा होगा ही नहीं तो कहां से कपड़ा बुनेंगे बताइए। और धागा कहां से मिलेगा, धागा बाबू सूत काटने से मिलेगा। सूत काटने वाले लोग व्यस्त रहते थे, लेकिन कपड़ा बुनने वाले जो लोग होते थे वो ज्यादा व्यस्त नहीं होते थे, उनका समय खाली खाली जाता था, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पर राइट आंसर हमेशा बेकार बैठे रहना, हमेशा ना होगा, हमेशा गलत है, बेकार बैठे रहते थे। किसकी अनुपस्थिति में, तो बाबू धागों की अनुपस्थिति में। अगर धागा ना रहे तो बिना धागा के कोई भी बुनकर कपड़ा नहीं बुन सकता, वस्त्र को बिल्कुल भी निर्मित नहीं कर सकता, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा मुन्ना, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए 14 नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है औद्योगिकरण के प्रमुख कारणों में से एक नहीं है। औद्योगिकरण के प्रमुख कारणों में से कौन एक नहीं है बाबू, तो भारी कर नीति। देखिए औद्योगिकरण के प्रमुख कारण में सस्ते श्रमिकों की उपलब्धता भी शामिल है, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत भी शामिल है, यातायात की सुविधा भी शामिल है। कहने का मतलब यह हुआ बाबू कि औद्योगिकरण के विकास के लिए, औद्योगिकरण को चरमोत्कर्ष पर ले जाने के लिए सस्ते श्रमिक, फैक्ट्री प्रणाली और यातायात की जो सुविधाएं हैं उन्होंने बहुत योगदान दिया है। तो बाबू यहाँ पर हमारा जो
बच जा रहा है ऑप्शन, वो है भारी कर नीति। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। औद्योगिकरण के प्रमुख कारण में भारी कर नीति बिल्कुल भी शामिल नहीं था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 14 का। 15 नंबर के सवाल में आते हैं, बोला गया है आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यह किस संदर्भ में कहा गया है? बताइए तो। मशीनों की खोज में कहा गया है, कृषि विकास में कहा गया है, शिक्षा का प्रचार में कहा गया है, या फिर शिल्प कला का विकास में कहा गया है? तो आप सभी जानते हैं बाबू की आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यह संदर्भ कहा गया होगा मशीनों की खोज में। किसकी खोज में? मशीनों की खोज में आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसी कथन के आधार पर बाबू कई प्रकार के मशीनों का निर्माण हुआ और आज हो भी रहा है। ऐसा नहीं है बाबू की मशीनों का आविष्कार बाबू होना रुका हुआ है। आज बाबू ऐसे ऐसे मशीन बन चुके हैं कि अगर किसी का हड्डी टूट गया तो हड्डी जुड़ सकता है, अगर बाबू कोई गूंगा है तो हल्का फुल्का आवाज़ भी निकाल सकता है, लोगों को इंडिकेट कर सकता है। ऐसे ऐसे मशीन बन चुके हैं। ऐसा ऐसा मशीन बन चुका है कि आपके शरीर का आंतरिक जो भाग है, आंतरिक जो आपके शरीर में होने वाली प्रतिक्रियाएं हैं उसको देख सकता है, आपके शरीर के अंदर कौन सा रोग है उसका पता लगा सकता है। और साथ ही दोस्तों ऐसे ऐसे भी मशीन बन गए हैं जिसकी सहायता से कम समय में कई ज़्यादा काम किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, यह किया गया है किसके लिए? तो मशीनों की खोज के लिए। ठीक है, आप सभी को पता है कि पहले व्यापार बाबू कहाँ से होता था? पहले व्यापार होता था समुद्री मार्गों से। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि समुद्री मार्गों से जब व्यापार होता था तो कई बार ऐसा भी होता था कि माल ले जाने वाले जो जहाज होते थे वो बाबू समुद्र में डूब जाते थे। ठीक है, एक देश से दूसरे देश जाने वाले जो जहाज होते थे वो बाबू बीच समुद्र में डूब भी जाते थे, क्योंकि बीच समुद्र में हो सकता है कि कभी कभी तूफान भी आया हो, कभी कभी सुनामी भी उठा हो। तो उस सुनामी से भाई कैसे बचा जा सकता है? आप ही बताइए, किसको पता चलेगा कि बीच समुद्र में क्या हुआ? बीच समुद्र में बाबू जहाज हो सकता है कि डूब गया होगा, उलट गया होगा। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए लोगों को बाबू दिमाग में आया होगा कि ऐसा क्या करें जिससे कि हम बिना समुद्र में जाएं। वैज्ञानिकों ने ऐसा सोचा होगा कि हम ऐसा क्या बना दें कि बिना समुद्र में जाए, बिना समुद्र के पानी का इस्तेमाल किए ही हम एक देश से दूसरे देश में चले जाएं, समुद्र को लांघ कर। ठीक है, यानी कि पक्षी की तरह उड़कर। तो बाबू उन्होंने क्या किया? उन्होंने दिमाग लगाया कि हमें कोई ऐसा उपकरण बनाना होगा जो कि समुद्र को लांघ कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सके। और आज उन्होंने सिद्ध भी कर दिया, आज उन्होंने उस उपकरण का निर्माण भी कर दिया। और आप सभी जानते हैं कि उस उपकरण का जो नाम है वो है हवाई जहाज। क्या है? हवाई जहाज। हवा में उड़ने वाला जो जहाज है उसी को कहा जाता है हवाई जहाज। ठीक है, तो हवाई जहाज के बन जाने से बाबू समुद्र की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, समुद्र की बिल्कुल भी सहायता लेनी नहीं पड़ती है, सुनामी का बिल्कुल भी कोई भी खौफ या डर नहीं रहता है। आराम से माल का बाबू जो ट्रांसफर है, जो माल का निर्यात या आयात जो है वो एक देश से दूसरे देश में हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आवश्यकता पड़ी तो आविष्कार हुआ, आवश्यकता पड़ी तो आविष्कार हुआ। तो आप समझ सकते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण है, इसी प्रकार से बाबू बहुत सारे उदाहरण है। एक उदाहरण मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, पहले बाबू जब बुखार उखार किसी को लगता था या अगर कोई भी बाबू रोग अगर शरीर में होता था तो लोग क्या, जो डॉक्टर होते थे, जो डॉक्टर बाबू होते थे, जो चिकित्सक होते थे, वो क्या करते थे कि लोगों का जो हृदय होता है ना, हृदय चेस्ट के पास जो हृदय होता है उसको वो सुनते थे। उसके सुनने से ही हो सकता है कि पता चला था कि शरीर स्वस्थ है या नहीं है, या फिर उस शरीर में कौन सा रोग है। ठीक है, तो बाबू एक ऐसे डॉक्टर थे जिनको बाबू चेक करना था अपने रोगी को। ठीक है, कान लगाकर अपने मरीज को चेक करना था, लेकिन वो मरीज बाबू बिल्कुल भी पुरुष नहीं था। वो मरीज कौन सा था? वो मरीज बाबू स्त्री थी। ठीक है, याद रखेंगे, वो मरीज जो थी वो स्त्री थी, महिला थी। लेकिन उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो जो चिकित्सक थे वो नहीं चाहते थे कि किसी महिला के हृदय के पास वो अपना कान लगाए, किसी महिला के स्तन के पास वो अपने कान को ले जाकर वहां पर वो सुने। उनको थोड़ा वो खराब लगता था, क्योंकि वो जो महिला थी, वो जो लड़की थी, वो उनकी बेटी बराबर थी। बेटी बराबर हो या बाबू उनकी पत्नी योग्य हो, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। बस उन्होंने सोचा कि ये गलत है, यहाँ कुछ ऐसा काम करना होगा कि हम बिना स्त्री को संपर्क किए ही, उसे हाथ लगाए ही, बिना कान लगाए ही हम उसके रोग का पता लगा लें। तो यहाँ पर बाबू क्या पड़ी? आवश्यकता।
यहाँ पर क्या पड़ी, आवश्यकता, और इस आवश्यकता के कारण एक आविष्कार हो गया, किसका, तो स्टेथोस्कोप का। किसका निर्माण हो गया, स्टेथोस्कोप का। और स्टेथोस्कोप बन जाने से अब कोई भी डॉक्टर क्या करता है कि अपने डायरेक्ट हाथों से किसी के भी अंगों को वो नहीं छूता, ठीक है। स्टेथोस्कोप में जो बाबू नीचे लगा हो रहता है, जो छोटा सा कोइल जैसा जो लगा रहता है गोल, उसी से वो क्या करता है, वो पता लगा लेता है। तो यहाँ पर आवश्यकता के कारण ही क्या बना, आवश्यकता के कारण ही बाबू मशीन बना, ठीक है। जैसे जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूं आप लोग समझते चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं, 16 नंबर के सवाल में। इसमें बोला गया है कि इस संसाधन की प्रचुरता ने ब्रिटेन में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। आपको उस संसाधन का नाम बताना है जिसकी प्रचुरता ने ब्रिटेन में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। तो कोयला और लोहा, राइट आंसर क्या होगा मुन्ना, कोयला और लोहा, ठीक है। कोयला और लोहा संसाधन की प्रचुरता ने, यानी कि ब्रिटेन में जब कोयला और लोहे की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बाबू देखी गई, जब ब्रिटेन बहुत ही अधिक मात्रा में कोयले और लोहे का उत्पादन करने लग गया था और कोयला और लोहा इनके व्यापार को बढ़ाने में सहायक हो चुके थे, इनके बाबू उद्योगों को संचालित करने में काफ़ी बाबू सहायक हो चुके थे, तो उन्होंने कोयला और लोहे का उत्पादन करना, कोयले और लोहे की खोज करना, इनका बाबू खनन, इनको बाबू निकालना काफ़ी उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। तो कोयला और लोहा संसाधन की प्रचुरता ने ब्रिटेन में औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया और अंग्रेजों को पता चल भी गया था कि भारत एक ऐसा देश है, भारत में भी कोयले और लोहे का उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में हो सकता है, क्योंकि भारत में अधिक मात्रा में कोयला और लोहे का भंडार है। इस संसाधन का बहुत ही अधिक मात्रा में भंडार, इसकी बहुत ही अधिक मात्रा में मात्रा भारत देश में है। तो बाबू उन्होंने भारत देश में क्या किया, उन्होंने भारत देश में आगमन किया और भारत देश में आगमन करके उन्होंने बाबू भारत देश में ही अपनी फैक्ट्री बनानी शुरू कर दी। एक से बढ़कर एक नए नए उपकरणों के द्वारा कारखानों का निर्माण करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा कोयला और लोहा होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखेंगे जब औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी तो उस समय जेम्स वाट ने भाप इंजन का निर्माण किया था, और आप सभी को पता होगा कि भाप इंजन चलता है कोयले की सहायता से, ना कि बिजली की सहायता से। किससे चलता है, कोयले की सहायता से। तो कोयले की सहायता से जब भाप इंजन चलने लगा तो बाबू भाप इंजन के कारण, यानी कि उस ट्रेन के निर्माण हो जाने के कारण मालों का जो ट्रांसफर है, वस्तु का जो ट्रांसफर है, वो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आसानी से होने लगा, ठीक है। तो इसलिए बाबू कोयला औद्योगिकरण के विकास में बहुत ही ज़्यादा दोस्तों वो सहायक हुआ, और साथ ही साथ लोहा भी, क्योंकि लोहा से ही ट्रेन के बोगी बनाए गए थे, ट्रेन के इंजन बनाए गए थे, फैक्ट्रियों के जो मशीन होते हैं वो बनाए गए थे, और जितने भी उपकरण बने थे वो सब लोहा के माध्यम से ही बने थे। तो औद्योगिकरण के विकास में उसे बढ़ाने के लिए, उसको विकसित करने में कोयला और लोहे का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। आज भी ऐसे बहुत सारे बाबू फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सारे आज भी ऐसे ऐसे कारखाने हैं जहाँ पर कोयला का बहुत ही दोस्तों यूज होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, सी नंबर वाला करेक्ट होगा। 17 नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। बोला गया है ब्रिटेन के किस क्षेत्र में रंगाई हुए छपाई का काम होता था। ब्रिटेन के उस क्षेत्र का नाम बताना है आपको जहां पर रंगाई और छपाई का काम होता था। तो गांवों में, ब्रिटेन के गांव वाले क्षेत्रों में रंगाई और छपाई का काम होता था, क्योंकि रंगाई और छपाई वाला काम कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। किस उद्योग के अंतर्गत आते हैं, तो बाबू कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं, और ये उद्योग घरों में ही संचालित होते थे। तो राइट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर सी होगा 17 का। 18 नंबर सवाल में कहा गया है कि इस अवधारणा से कुटीर उद्योगों की पहचान मिली। तो राइट आंसर हमारा होगा 18 का ऑप्शन नंबर सी, आदि औद्योगिकरण की अवधारणा से ना। मैंने आप लोगों को बताया ना, कुटीर उद्योग का संबंध किससे है, आदि औद्योगिकरण से, और बृहत उद्योग का संबंध किससे है, तो केवल और केवल औद्योगिकरण से। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी 18 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा होगा, ठीक है। 19 नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं, इसमें आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है उपनिवेशों के बाजार में वस्तुओं का निर्यात किसके माध्यम से होता था। उपनिवेशों कहने का मतलब जो देश किसी देश को अपने अधीन रखता है, ठीक है, जो देश किसी देश को अपने अधीन रखता है वह देश क्या कहलाता है, औपनिवेशिक है, ठीक है। जो शक्तिशाली देश, देखिए अधीन कौन रखेगा, जो शक्तिशाली होगा। जो शक्तिशाली देश किसी देश को अपने अधीन रखता है वो शक्तिशाली देश उस देश का औपनिवेश कहलाता था, और जो देश
देश किसी देश के अधीन होता था, जो देश किसी देश के अधीन होता था, जिस देश पर किसी देश का अधिपत्य होता था, वह देश उस देश का उपनिवेश कहलाता था। ठीक है, तो भारत देश हमारा ब्रिटेन का उपनिवेश था। किसका? तो ब्रिटेन का। तो बाबू भारत देश के साथ ही ऐसे बहुत सारे देश थे जो कि ब्रिटेन के उपनिवेश थे। तो इसमें कहा गया है उपनिवेशों के बाजार में वस्तुओं का निर्यात किसके माध्यम से होता था? तो याद रखेंगे यहाँ पर 19 का हमारा करेक्ट आंसर होगा निजी व्यापारियों के माध्यम से। किसके माध्यम से? निजी व्यापारियों के माध्यम से। 19 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखेंगे। चलिए 20 नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर के सवाल में आप लोगों से पूछा गया है फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत किस युग की देन मानी जाती है? तो याद रखेंगे औद्योगिक क्रांति। फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत औद्योगिक क्रांति युग की देन मानी जाती है। तो 20 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू, याद रखेंगे। 21 नंबर के सवाल में अगर आए तो इसमें आप लोगों से पूछा गया है सन 1750 ईस्वी तक ब्रिटेन मुख्य रूप से कैसा देश था? सन 1750 ईस्वी तक ब्रिटेन जो था बाबू वो मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश था। कहने का मतलब है ब्रिटेन में रहने वाले कुल जितने भी लोग थे, वहां के कुल जितने भी निवासी थे, जितने भी नागरिक थे, वे सभी के सभी बाबू कृषि पर ही आधारित थे। उनकी जीविका कृषि से ही संचालित होती थी। वो अपना अर्थोपार्जन कृषि के माध्यम से ही करते थे। तो याद रखेंगे 1750 ईस्वी तक ब्रिटेन मुख्य रूप से एक कृषि प्रधान देश था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 21 का होगा। ठीक है, 22 नंबर सवाल में आप लोगों से पूछा गया है 1750 ईस्वी में ब्रिटेन की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती थी? बताइए तो बाबू। यहां पर 22 करेक्ट आंसर क्या होगा? सारे क्वेश्चन आपकी किताब से लिए गए हैं, बताएंगे आप लोग 22 का सही आंसर। कहा गया है 1750 ईस्वी में ब्रिटेन की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती थी? तो याद रखेंगे 22 का राइट आंसर मुन्ना होगा 80% ना। 80% जनसंख्या गांवों में रहती थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि उस समय बाबू 1750 ईस्वी तक बाबू जो ब्रिटेन था वो मुख्य रूप से कृषि पर ही आधारित था। कृषि के माध्यम से बाबू ब्रिटेन के लोगों में भरण पोषण होता था और उनके जीविका चल पाती थी। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल पर आते हैं। 23 नंबर में इसमें आप लोगों से बोला गया है कपड़ा उद्योग में वस्तुओं का उत्पादन किसके द्वारा होता था? कपड़ा उद्योग में वस्तुओं का जो उत्पादन होता था वो किसके द्वारा होता था? तो बाबू मानव चलित यंत्रों से नहीं, मशीनों से होता था। ठीक है, मशीनों से कपड़ा उद्योग में वस्तुओं का उत्पादन किसके द्वारा होता था? मानव चालित यंत्रों से। कोई भी यंत्र होगा तो उसे मानव ही ना चलाएगा, बिना मानव को कोई यंत्र चलेगा? जैसे कि घड़ी है तो घड़ी को भी चलाने के लिए आपकी आवश्यकता पड़ेगी। गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, चाहे ट्रेन है, चाहे बाबू एरोप्लेन है, उस यंत्र को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? मानव की आवश्यकता पड़ेगी। डायरेक्ट मशीन नहीं बोलेंगे हम लोग, मानव चलित यंत्र लेंगे ना, मानव चलित यंत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मुन्ना। ठीक है, अगर मानव चलित यंत्र आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आप लोग मशीन को सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है 17वीं 18वीं शताब्दी में शहरों में किस प्रथा का प्रचलन था? 17वीं 18वीं शताब्दी में किन शहरों में? तो ब्रिटेन के शहरों में। यहाँ पर ब्रिटेन के शहरों की बात हो रही है बाबू। 17वीं 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन के शहरों में किस प्रथा का प्रचलन था? तो याद रखेंगे 24 का सही आंसर होगा गिल्ड प्रथा। कौन सी प्रथा? गिल्ड प्रथा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, गिल्ड प्रथा का प्रचलन था। 25 नंबर के सवाल में कहा गया है गिल्ड से जुड़े उत्पादक किसके लिए प्रसिद्ध हैं? गिल्ड से जुड़े जो उत्पादक थे वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो 25 के लिए सही आंसर होगा विशिष्टता और निपुणता के लिए। किसके लिए बाबू? विशिष्टता और निपुणता के लिए प्रसिद्ध थे। कौन? तो गिल्ड से जुड़े उत्पादक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 26 नंबर सवाल में कहा गया है गांवों में किस उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ? गांवों में कुटीर उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ था। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गांवों में कैसा उद्योग होगा जी बताइए? गांवों में कुटीर उद्योग ना होगा कि बृहद उद्योग होगा? तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। 27 नंबर सवाल में आप लोगों से पूछा गया है बाबू ग्रामीण कुटीर उद्योगों में किसकी भागीदारी बढ़ी? ग्रामीण कुटीर उद्योगों में बाबू जानते हैं
ग्रामीण कुटीर उद्योगों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे ये तीनों ही मिलकर काम करते थे, चाहे वो हमारे भारत देश का हो या ब्रिटेन देश का। ठीक है, ब्रिटेन देश का हो, भारत देश का हो या फिर चाहे किसी और देश का हो, कुटीर उद्योग में पुरुष, महिलाएं और बच्चे ये तीनों ही मिलकर काम करते हैं। जैसे कि सपोज डेट आपने देखा होगा बेना बिलने वालों को, ठीक है, आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, ठीक है, नहीं भी देखा होगा तो मैं आप सभी को बताता हूँ बाबू कि पहले जब पंखा नहीं था, जब फैन नहीं था, बहुत ही जब बाबू फैन की कमी थी, जो बिजली से चलने वाला जब पंखा नहीं था, तो उस समय जो छोटे वर्ग के लोग होते थे वो क्या करते थे कि बांस को छीलकर, ठीक है, लकड़ी को छीलकर, बांस को छीलकर वो क्या करते थे, वो बेना का निर्माण करते थे। बांसे के ना छील के बेना बनता है, टोकरी बनता है, सूप बनता है। आप ही लोग बताइए। तो बाबू आप लोगों ने देखा होगा कि सूप बनाने में, टोकरी को बनाने में, छठ के लिए टोकरी लिए जाते हैं ना, छठ उठ करने के लिए टोकरी, तो बाबू टोकरी के निर्माण के लिए, बेना के निर्माण के लिए जो पंखा होता है, लकड़ी वाला जो पंखा होता है, उसके निर्माण के लिए आप लोग देखिएगा छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, घर के महिला और पुरुष सब क्या होते हैं, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर वो काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर वो हाथ बटाते हैं, जिससे कि कम समय में अधिक काम हो सके और वो क्या कर सके कि अपने सामान को, अपने वस्तु को बेचकर क्या कर सके बाबू, आय को प्राप्त कर सके और अपनी जीविका चला सके। तो याद रखेंगे ग्रामीण कुटीर उद्योगों में ना केवल पुरुष, ना केवल महिला, अगर बच्चा पैदा है तो बच्चा भी होगा, ठीक ना, तीनों ही मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। अगर पैदा ना किया है तो पुरुष और महिला ये दोनों ही मिलकर क्या करेंगे बाबू, काम करेंगे कुटीर उद्योग में जो भी वस्तु बनाना चाहते हैं। ठीक है, 28 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है औद्योगिकरण से पहले की है ना, हाँ ठीक है, औद्योगिकरण से पहले की उत्पादन प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो मैंने बताया ना, औद्योगिकरण से पहले की उत्पादन प्रणाली को कहा जाता है मुन्ना आदि औद्योगिकरण। क्या कहा जाता है, आदि औद्योगिकरण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 28 का ना। 29 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें बोला गया है आदि औद्योगिकरण में उत्पादन किसके द्वारा होता था। तो 29 का सही आंसर होगा मानव श्रम से, मानव श्रम द्वारा होता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि आदि औद्योगिकरण में जो उद्योग आएंगे वो आएंगे कुटीर से संबंधित, तो उसमें बाबू श्रम तो मानव का ही लगेगा, क्योंकि उसमें कोई भी सामान बिना किसी मानव के उत्पादित होगा ही नहीं, बिना किसी मानव श्रम के बनेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि उसमें मशीन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं बाबू। 30 नंबर सवाल में कहा गया है औद्योगिकरण में किस नीति ने ब्रिटिश व्यापार को बढ़ावा दिया। औद्योगिकरण में स्वतंत्र व्यापार और अहस्तक्षेप की नीति ने ब्रिटिश व्यापार को बढ़ावा दिया था। ठीक है, किस नीति ने बाबू, तो स्वतंत्र व्यापार यानी कि मुक्त व्यापार और अहस्तक्षेप की नीति, इसी को कहा जाता है मुक्त व्यापार नीति। इसको क्या कहा जाता है मुन्ना, इसको कहा जाता है मुक्त व्यापार नीति। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। 31 नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है औद्योगिकरण के समय बुनकरों को किस चीज की कमी होती थी। तो याद रखेंगे धागा। औद्योगिकरण के समय जो बुनकर होते थे उन्हें धागों की कमी होती थी, क्योंकि सूत काटने वाले जो लोग होते थे वो बहुत ही ज़्यादा समय में कम धागे बना पाते थे। ठीक है, और जो बुनकर होते थे वो कम समय में धागों की सहायता से कपड़ा बना लेते थे, कपड़ा का निर्माण कर देते थे, कपड़ा बुन देते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 31 का होगा। 32 नंबर सवाल में कहा गया है ब्रिटेन में औद्योगिकरण के आरंभिक वर्षों में अधिकतर आविष्कार किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो राइट आंसर बाबू यहाँ पर हमारा सही आंसर 32 का हो जाएगा कृषि के क्षेत्र ना, कृषि के क्षेत्र, कृषि क्षेत्र की सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग होगा जी बाबू, याद रखेंगे सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। ब्रिटेन में औद्योगिकरण के आरंभिक वर्षों में, ना कि औद्योगिकरण के पहले की बात किया जा रहा है, औद्योगिकरण के आरंभिक वर्षों में अधिकतर आविष्कार सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित थे, इसलिए सूती वस्त्र के निर्माण के लिए एक से बढ़कर एक मशीनें बनाई गई थी। ठीक है, अब कौन कौन सी मशीन बनाई गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी, कब बनाई गई थी और बनाने वाले जो व्यक्ति थे वो कहाँ के थे, उनसे जुड़े हुए सारे प्रश्न मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है बाबू, चलिए 33 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बाबू आप लोगों से कहा गया है
1769 में, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है 1769 में स्पैनिंग फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? बताइए तो मुन्ना, स्पैनिंग फ्रेम का आविष्कार 1769 ईस्वी में किसने किया था? आपको वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि 1769 में स्पैनिंग फ्रेम का आविष्कार करने वाले जो थे उनका नाम था रिचर्ड आर्कराइट। क्या नाम था? रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट ने ही स्पैनिंग फ्रेम का आविष्कार किया था। अगर प्रश्न आ जाए कि रिचर्ड आर्कराइट ने स्पैनिंग फ्रेम का आविष्कार कब किया था, तो मुन्ना आप लोग बताना 1769 ना। 1769 ईस्वी में ही रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा स्पैनिंग फ्रेम का आविष्कार हुआ था। और यह मशीन किससे संबंधित था? तो सूती वस्त्र के निर्माण से संबंधित था। सूती वस्त्र बनाने वाले जो भी बाबू कपड़े थे उनसे बाबू वो संबंधित है। सूती वस्त्र बनाने वाले कपड़े नहीं, सूती वस्त्र से बनने वाले, हम गलती बोल रहे हैं। सूती वस्त्र से, सूती धागे से, सूती रेशे से बनने वाले जो वस्त्र थे उनसे जुड़ा हुआ बाबू यह मशीन था, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर सवाल है, स्पैनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? बताइए तो। स्पैनिंग जेनी मशीन का जो आविष्कार है वो किस वर्ष हुआ था बाबू? तो राइट आंसर यहाँ पर आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो राइट आंसर देखिए, यहाँ पर अंतर है, इसमें स्पैनिंग फ्रेम है, इसमें स्पैनिंग फ्रेम है और इसमें स्पैनिंग जेनी है। दोनों में अंतर है ना, दोनों अलग अलग मशीन है। तो बाबू यहाँ पर हमारा 34 का राइट आंसर होगा 1770। याद रखेंगे 1770 ईस्वी में स्पैनिंग जेनी मशीन का आविष्कार हुआ था, ठीक। 35 नंबर सवाल पर आते हैं। बोला गया है स्पैनिंग जेनी से एक साथ कितने सूत काटे जा सकते थे? तो याद रखेंगे बाबू 8। स्पैनिंग जेनी से एक साथ 8 सूत काटे जा सकते थे। जो स्पैनिंग जेनी मशीन था वो एक बार में 8 सूत काट सकता था। तो राइट आंसर 35 का मुन्ना होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। 36 नंबर सवाल में आते हैं। तो बोला गया है 1773 में फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? 1773 में फ्लाइंग शटल, ये भी एक मशीन है बाबू। आपको बताना है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार करने वाले आविष्कारक कौन है। तो राइट आंसर 36 का मुन्ना होगा जॉन के। क्या होगा? जॉन के। जॉन के नाम का एक वैज्ञानिक है जिन्होंने 1773 ईस्वी में फ्लाइंग शटल नामक एक उपकरण का निर्माण किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा ना। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 37 नंबर में इसमें बोला गया है 1779 में स्पैनिंग म्यूल किसके द्वारा बनाई गई थी? 1779 ईस्वी में स्पैनिंग म्यूल नामक जो उपकरण है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? तो बाबू इसका राइट आंसर 37 का होगा सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा। किसके द्वारा? सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा। याद रखेंगे, नहीं भूलेंगे ना। सैमुअल क्रॉम्पटन ने ही 1779 ईस्वी में स्पैनिंग म्यूल नामक एक उपकरण का निर्माण किया था जो कि कपड़ा बनाने वाले मशीन से संबंधित थी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करके बाबू आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 38 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें कहा गया है पावर लूम किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे बाबू पावर लूम जो है वो संबंधित है बुनाई से ना। किससे? बुनाई से। कई बार बिहार बोर्ड के द्वारा यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो याद रखेंगे पावर लूम बुनाई से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 39 नंबर सवाल है पावर लूम का आविष्कार किसने किया? पावर लूम का आविष्कार करने वाले आविष्कारक का नाम है एडमंड कार्टराइट। क्या नाम है? एडमंड कार्टराइट। एडमंड कार्टराइट ने ही पावर लूम का आविष्कार किया था। ये भी कपड़ा बनाने वाले ही मशीन है बाबू। 40 नंबर सवाल में कहा गया है बेलनाकार छपाई का आविष्कार किसने किया? बेलनाकार छपाई, ठीक है। बेलनाकार रूप में चलने वाली जो मशीन है, जो बेलनाकार रूप में चलने वाली, उसमें जो बाबू जो भी पार्ट्स लगे हैं वो बेलन रूप में काम करने वाला है, ठीक ना। तो बोला गया है कि बेलनाकार छपाई का आविष्कार किसने किया? तो याद रखेंगे 40 का राइट आंसर हमारा होगा थॉमस बेल ना। थॉमस बेल ने ही बेलनाकार छपाई का निर्माण किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा।
यहाँ पर अगला प्रश्न है स्पैनिंग फ्रेम किस शक्ति से चलती थी? तो याद रखेंगे जल शक्ति ना। स्पैनिंग फ्रेम बाबू जल शक्ति से चलती थी। स्पैनिंग फ्रेम मशीन जल शक्ति से चलने वाली एक उपकरण थी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 42 नंबर सवाल में कहा गया है कपड़ा छापने की मशीन का आविष्कार किसने किया? कपड़ा छापने की मशीन का जो आविष्कार है वो करने वाले कौन है? तो याद रखेंगे 42 का राइट आंसर होगा बेनर। बेनर ने ही कपड़ा छापने वाले मशीन का निर्माण किया था। ठीक है, वो जो मैंने आप लोगों को मशीन बताया था स्पेनिंग फ्रेम, स्पेनिंग जेनी, ये सब बाबू कपड़ा बनाने वाले जो धागे हैं ना, धागे और सूत काटने वाले जो है उसका निर्माण कर उसको बनाने वाले थे वो मशीन। ठीक है, और ये डायरेक्ट क्या करेगा? ये डायरेक्ट कपड़ा बना देगा, इसमें धागा सूता कुछ नहीं लेना है। ये डायरेक्ट क्या कर देगा? ये डायरेक्ट बाबू धागों की सहायता से कपड़ा बना देगा। ठीक है, तो कपड़ा छापने की मशीन को बनाने वाले हैं बेनर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें बोला गया है ब्रिटिश वस्त्र उद्योग में किस मशीन ने रंगाई एवं छपाई में क्रांति ला दी? आपको उस मशीन का नाम बताना है जिस मशीन ने बाबू ब्रिटिश वस्त्र उद्योग में रंगाई एवं छपाई में क्रांति ला दी थी। तो राइट आंसर 43 का हमारा हो जाएगा बेलनाकार छपाई मशीन। कौन सा? बेलनाकार छपाई मशीन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा ना, याद रखेंगे। चलिए अगले नंबर के हम लोग सवाल पर आते हैं। 44 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग में सन 1820 ईस्वी तक क्या हुआ? तो काफ़ी वृद्धि हुई थी। ब्रिटिश सूती वस्त्र उद्योग में बाबू 1820 तक काफ़ी वृद्धि हुई थी। वृद्धि इसलिए हुई थी क्योंकि 1820 ईस्वी तक ब्रिटिश में रहने वाले, ब्रिटिश कहने का मतलब ब्रिटेन में रहने वाले जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कई मशीनों का निर्माण कर लिया था। बहुत सारे दूसरे देश के भी वैज्ञानिकों ने मशीनों का निर्माण किया था बाबू, लेकिन मशीनों के निर्माण हो जाने से सूती वस्त्र में जो वृद्धि है वो काफ़ी तेजी से हुआ। ठीक है, सूती वस्त्रों का बाबू जो मांग है वो काफ़ी बढ़ गया और सूती वस्त्रों से संबंधित जो भी बाबू वस्तुएं थे उनका आयात और निर्यात तेजी से होने लग गया था, जिससे ब्रिटेन के जो वहाँ के लोग थे, व्यापारी जो थे, ब्रिटेन के जो व्यापारी थे, उन्हें काफ़ी बाबू मुनाफा हुआ था, काफ़ी उन्हें लाभ मिला था। ठीक है, लाभ मिला था तो इसी लाभ से, इसी पूंजी से उन्होंने भारत देश में फैक्ट्रियों की स्थापना की थी और भारत देश में आकर उन्होंने कपड़ा और भी बाबू दूसरे चीज़ों के लिए उन्होंने फैक्ट्रियों की स्थापना, मिलों की स्थापना इस भारत देश के भूमि पर की थी। ठीक है, ताकि उन्हें काफ़ी लाभ मिल सके। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट करके अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है 1769 में वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो जेम्स वाट। आप सभी को पता है बाबू, अगर प्रश्न आएगा कि जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार कब किया था, तो याद रखेंगे मुन्ना 1769 ना। 1769 ईस्वी में ही जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का निर्माण किया था। अगला सवाल है स्पैनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? मैंने बताया आप लोगों को स्पैनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था, अभी बताना है कि स्पैनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों 46 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर, जानते हैं जेम्स हारग्रीव्ज, यही होगा जेम्स हारग्रीव्ज। जेम्स हारग्रीव्ज ने ही स्पैनिंग जेनी का आविष्कार किया था, याद रखेंगे, भूलेंगे ना बाबू ना। अगला सवाल है पावर लूम का आविष्कार कब हुआ था? पावर लूम का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1750 ईस्वी। सन 1785 ईस्वी में पावर लूम का आविष्कार हुआ था, पूरा याद रख लेंगे आप लोग। 48 नंबर सवाल है ब्रिटेन में औद्योगिकरण का मार्ग किस आविष्कार से प्रस्तुत हुआ? तो वाष्प इंजन ना, उस समय वाष्प इंजन बाबू बना था। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का जो मार्ग है वो वाष्प इंजन के बन जाने से काफ़ी प्रस्तुत हुआ था। तो राइट आंसर 48 का मुन्ना ऑप्शन नंबर ए होगा। 49 नंबर के सवाल में बढ़े तो इसमें आप लोगों से पूछा गया है औद्योगिक क्रांति के दौरान सूत काटने की गति किस यंत्र से तेज हुई? तो याद रखेंगे बाबू स्पैनिंग जेनी। 49 का राइट आंसर स्पैनिंग जेनी ना होगा, फ्लाइंग शटल। फ्लाइंग शटल, फ्लाइंग शटल नामक एक उपकरण है, एक मशीन है और इसी मशीन के कारण बाबू सूत काटने की गति काफ़ी तेज हुई थी। तो राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगले नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है ब्रिटेन में किस औद्योगिक क्षेत्र में, ब्रिटेन देश में किस औद्योगिक क्षेत्र में सर्वाधिक यांत्रिक आविष्कार हुए हैं? तो याद रखेंगे 50 का राइट आंसर होगा कपड़ा उद्योग। कौन सा उद्योग है? कपड़ा उद्योग है। कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में ब्रिटेन में सर्वाधिक यांत्रिक आविष्कार हुए थे, कई प्रकार के मशीनों का निर्माण हुए थे और ये सभी मशीन कपड़ा बनाने वाले दोस्तों वस्तुओं से ही संबंधित है। ठीक है, उसी तकनीक से ये जुड़े थे।
51 नंबर के सवाल में कहा गया है ब्रिटेन में फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत किस यंत्र के बाद हुई। बाबू आपको बताना है कि ब्रिटेन में फैक्ट्री प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी वो किस यंत्र के बाद हुई थी। तो आपको उस यंत्र का नाम बताना है। तो हमारा राइट आंसर स्पैनिंग फ्रेम होगा। स्पैनिंग फ्रेम के बाद ही ब्रिटेन देश में फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत हुई थी। 52 नंबर सवाल है निम्न में से बाल्टन निवासी कौन है। बाल्टन निवासी, बाल्टन के रहने वाले वैज्ञानिक कौन है जी। तो बाल्टन के रहने वाले वैज्ञानिक का नाम है मुन्ना रिचर्ड आर्कराइट। क्या नाम है? रिचर्ड आर्कराइट। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। 53 नंबर सवाल है निम्न में से ऑस्टेंड हिल निवासी कौन है। ऑस्टेंड हिल के रहने वाले कौन वैज्ञानिक है। तो 53 का राइट आंसर होगा मुन्ना जेम्स हारग्रीव जी। कौन? जेम्स हारग्रीव जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। 54 नंबर के सवाल में बढ़े तो इसमें कहा गया है किस मशीन में 16 तकुए एक पहिए के घूमने से चलते थे। आपको बाबू उस मशीन का नाम बताना है जिस मशीन में 16 तकुए एक पहिए के घूमने से चलते थे। तो मुन्ना 54 का राइट आंसर होगा हमारा स्पैनिंग जेनी। स्पैनिंग जेनी एक ऐसा मशीन था जिसमें 16 तकुए एक पहिए के घूमने से चलते थे। तो राइट आंसर हमारा होगा बाबू 54 का ऑप्शन नंबर बी। आप सभी याद रखेंगे ना। 55 नंबर के सवाल पर आते हैं। बोला गया है निम्न में से लंकाशायर के वैज्ञानिक कौन है। लंकाशायर, लंका ना लंकाशायर। लंकाशायर के वैज्ञानिक का जो नाम है वो है बाबू क्या। तो वो है बाबू जॉन के। जॉन के लंकाशायर के वैज्ञानिक है, वहीं के रहने वाले वैज्ञानिक है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 56 नंबर सवाल है किस मशीन के निर्माण से जुलाहे बड़ी तेजी से काम करने लग गए थे। तो याद रखेंगे फ्लाइंग शटल ना। 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फ्लाइंग शटल के निर्माण हो जाने से ही जुलाहे बहुत ही तेजी से काम करने लग गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 57 नंबर सवाल है मुन्ना किस मशीन का आविष्कार से बारीक सूते काटे जाने लगे थे। बाबू आप लोग उस मशीन का नाम बताइए जिसके आविष्कार हो जाने से बारीक सूते काटे जाने लगे थे। तो यहाँ पर 57 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा स्पैनिंग मयूल। क्या होगा? स्पैनिंग मयूल। स्पैनिंग मयूल मशीन के आविष्कार से बारीक सूते काटे जाने लगे थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 58 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है वस्त्र उद्योग की प्रगति मुख्यतः किस पर निर्भर करती थी। वस्त्र उद्योग की प्रगति बाबू कोयला एवं लोहा उद्योग पर निर्भर करती थी। किस पर? कोयला एवं लोहा उद्योग पर। तो 58 का मुन्ना राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 58 का ऑप्शन नंबर बी, हाँ यही होगा, कोयला एवं लोहा उद्योग पर। बिना इसके बिल्कुल भी वस्त्र उद्योग नहीं चल सकता है ना। 59 नंबर के सवाल पर आते हैं। बोला गया है ब्रिटेन में कोयले और लोहे की उपलब्धता किस कारण से महत्वपूर्ण थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बाबू 59 का हमारा भारी उद्योगों के विकास के लिए ना। ब्रिटेन में कोयले और लोहे की जो उपलब्धता थी, उसकी जो मात्रा थी, उसका जो उत्पादन था वो भारी उद्योगों के विकास के लिए ही काफी महत्वपूर्ण था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि भारी उद्योगों के विकास के लिए कोयले और लोहे बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान देते थे। ठीक, चलिए 60 नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है वाष्प इंजन के निर्माण के बाद किसका निर्माण होने लगा। वाष्प इंजन के निर्माण के बाद किसका निर्माण होने लगा था। तो राइट आंसर मुन्ना 60 का हमारा हो जाएगा रेलवे इंजन का। रेलवे इंजन का, ठीक है, रेलवे इंजन का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो बिजली से चलने वाली इंजन होती है उसी को रेलवे इंजन कहा जाता है। 61 नंबर के सवाल में कहा गया है सन 1815 में खानों में काम करने के लिए सेफ्टी लैंप किसने बनाए। लोहा के खानों, लोहा हो चाहे बाबू कोयला हो, ठीक है, कोयला के खाने यहाँ पर लीजिए ना जी। कोयला के खान में आप लोगों को पता है, ये कोयला के खान में बाबू और बहुत अंदर तक, ठीक है, भूमि के बहुत अंदर तक जो मजदूर होते हैं वो प्रवेश करते हैं और कोयला बाबू तुर कर वो निकालते हैं, कोयला वो बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो बाबू अंदर जब मजदूर जाएंगे तो उन्हें तो कुछ दिखाई नहीं देगा। कोयला, अंधेरा भी काला होता है और कोयला भी काला होता है, समझ ही नहीं आएगा कहाँ से क्या तोड़े, कहाँ से क्या करें। बहुत सारे बाबू मजदूर कोयला केवल तोड़ने में, कोयला को केवल निकालने में बाबू मर जाते हैं दब कर। ठीक है, बहुत सारे मजदूर बाबू शहीद हो जाते हैं। लेकिन
वो अंदर में मतलब है जैसे कि कोयला साफ साफ दिखाई दे, कोयला साफ साफ पता चले, कोयला का मतलब मजदूर अच्छे से काम कर सके, मजदूर अच्छे से औजार चला सके, इसके लिए एक सेफ्टी लैंप का निर्माण किया गया था 1815 ईस्वी में। याद रखेंगे। अगर प्रश्न आएगा कि सेफ्टी लैंप का निर्माण कब हुआ था तो याद रखेंगे 1815। तो आपको बताना है कि सेफ्टी लैंप बनाने वाले कौन थे। तो बाबू इसका राइट आंसर होगा हमरी डेवी ना। हमरी डेवी ने सेफ्टी लैंप का निर्माण किया था। 62 नंबर के सवाल पर आए तो बाबू इसमें आप लोगों से बोला गया है लौह उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हेनरी बेसेमर ने क्या विकसित किया। तो याद रखेंगे शक्तिशाली भट्टी, शक्तिशाली भट्टी उन्होंने विकसित किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा बाबू। 63 नंबर के सवाल में कहा गया है मशीनों के आविष्कार से किस प्रणाली का विकास हुआ। तो याद रखेंगे फैक्ट्री प्रणाली। मशीनों के आविष्कार से बाबू फैक्ट्री प्रणाली का ही विकास हुआ था। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा। 64 नंबर सवाल है औद्योगिकरण के कारण किनका जन्म हुआ। तो राइट आंसर होगा नए उद्योग एवं व्यापार केंद्रों का ना। औद्योगिकरण के कारण नए उद्योग एवं व्यापार केंद्रों का जन्म हुआ था। तो 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 65 नंबर सवाल है लंकाशायर किसके लिए प्रसिद्ध था। तो याद रखेंगे बाबू यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा सूती वस्त्र उद्योग के लिए। सूती वस्त्र उद्योग के लिए लंकाशायर बाबू प्रसिद्ध था और इसी के लिए प्रसिद्ध था मैनचेस्टर भी। ठीक है, मैनचेस्टर भी बाबू सूती वस्त्र उद्योग के लिए ही प्रसिद्ध था। सूती वस्त्र उद्योग के लिए ही मैनचेस्टर प्रमुख केंद्र बना था पूरे ब्रिटेन में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 66 का। 67 नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। इसमें आप लोगों से कहा गया है न्यू साउथ वेल्स में किसका उत्पादन आरंभ हुआ। तो याद रखेंगे बाबू यहाँ पर राइट आंसर होगा ऊन का ना। न्यू साउथ वेल्स ब्रिटेन का एक शहर है जहां पर बाबू उत्पादन आरंभ हुआ था सूती वस्त्र का। तो सही आंसर सूती वस्त्र नहीं ऊन का ना, ऊन का। 67 का राइट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। न्यू साउथ वेल्स में किसकी स्थापना की गई। न्यू साउथ वेल्स है, न्यू साउथ वेल्स में किसकी स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर होगा भेड़ फार्म की। भेड़ फार्म की, क्योंकि भेड़ से ऊन की प्राप्ति होती है और ऊन बाबू वहां पर बनाए जाते थे। तो भेड़ से जब ऊन की प्राप्ति होती थी तो भेड़ फार्म की स्थापना की गई थी ताकि उसमें भेड़ों को पाला जा सके और उनसे ऊन की प्राप्ति किया जा सके। तो राइट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखेंगे। ठीक है, 69 नंबर सवाल पर आते हैं। बोला गया है औद्योगिकरण के दौरान ब्रिटेन में किस उद्योग का और विकास हुआ। किस उद्योग का और विकास हुआ था। तो राइट आंसर बाबू यहाँ पर 69 का हो जाएगा हमारा, यहाँ पर रेशम एवं लिनन उद्योग का ना, रेशम एवं लिनन के उद्योग का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 70 नंबर सवाल है औद्योगिकरण के लिए सस्ते श्रमिक क्यों आवश्यक हैं। औद्योगिकरण के लिए सस्ते श्रमिक क्यों आवश्यक हैं। तो सही आंसर यहाँ पर होगा लागत को कम करने के लिए। लागत कम हो जाएगा, सस्ते श्रमिक होंगे यानी कि श्रम के बदले अपना जब बाबू श्रमिक कम लेंगे तो लागत बहुत ही बाबू उनको कम हो जाएगी। ठीक है, कम करने लागत कम करने मतलब काफ़ी उन्हें मुनाफा होगा। कंपनी के जो संचालन करने वाले जो हैं, फैक्ट्री के जो मालिक हैं, जो ऑनर है, उनको बहुत ही ज़्यादा मुनाफा होगा। मजदूरों को अगर वो कम वेतन देंगे तो, और मजदूरों की मजदूरी भी थी, मजदूरों की मजदूरी नहीं बाबू, गलती से हमने मजदूरी बोल दिया, मजबूरी। मजदूरों की मजबूरी भी थी। जो मजदूर थे वही मजदूर पहले किसान थे, लेकिन बाबू इन किसानों ने अपनी भूमि बेच दिया था। ब्रिटेन के जो भी छोटे मोटे जो भी किसान थे जिनके पास छोटी मोटी जो भी जमीन थी, उन सभी जमीनों को उन्होंने बेच दिया था। ठीक है, किनसे। तो जमींदारों से। और जमींदारों ने जमीनों को खरीद कर क्या किया। तो बाबू जमींदारों ने जमीनों को खरीदकर उसे इकट्ठा कर उन्होंने वहां पर फैक्ट्री स्थापित कर ली। और जब फैक्ट्री स्थापित कर ली तो किसानों के पास अब व्यापार करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, अपना जीविका चलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि जीविका चलाने के लिए जो साधन था कृषि, जो खेत था वो भी बेच दिया। तो बाबू यही कृषि मजदूर बनकर अपने निकटवर्ती शहर में आए और शहर में आकर जो वहां पर मिल फैक्ट्री स्थापित किए गए थे वहां पर वो मजदूर के रूप में काम करने लगे। और बाबू वहां पर उन्हें काम के बदले जो परिश्रमिक मिलता था वो बहुत कम मिलता था, क्योंकि जो मजदूर की संख्या थी वो बहुत ही ज्यादा थी। ठीक है, मजदूरों की कमी नहीं थी। काम करना है तो करो, बहुत सारे मजदूर है काम करने के लिए। तो मजबूरी में मजदूरों को अपना पेट चलाने के लिए, मजबूरी में किसानों को अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए बाबू काम करना पड़ता था। ठीक है, चलिए 71 नंबर के सवाल पर आते हैं। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन नंबर डी।
71 नंबर सवाल है मुन्ना, बाड़ाबंदी प्रथा की शुरुआत कब हुई? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में बाड़ाबंदी प्रथा की शुरुआत हुई थी। ठीक है, 72 नंबर सवाल में कहा गया है बाड़ाबंदी प्रथा के तहत क्या हुआ? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा बड़े फार्मों का विभाजन। 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बड़े फार्मों का विभाजन है जी, छोटे खेतों का एकत्रीकरण। बाड़ाबंदी प्रथा के तहत छोटे खेतों का एकत्रीकरण हुआ, क्योंकि छोटे छोटे खेत जिन किसानों के पास थे वे किसान अपने छोटे छोटे खेतों को, यानी कि किसानों के लिए छोटा खेत भी उनके लिए काफी बड़ा खेत होता है। ठीक है, और जो बड़े पूंजीपति वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए बड़ा खेत भी छोटा होता है। तो जो किसान थे जिनके पास जो भी पूर्वज का दिया हुआ जमीन था वो अपना जमीन बेच दिए थे, और जो जमींदारों ने जमीन खरीदा था उन्होंने उन जमीनों को, उन खेतों को मिला दिया था, उनका एकीकरण कर दिया था। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है बाड़ाबंदी प्रथा। तो बाड़ाबंदी प्रथा में छोटे खेतों का एकत्रीकरण हुआ था। तो राइट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर बी होगा। 73 नंबर सवाल है, छोटे किसानों के खेतों को खरीदकर किसने बड़े फार्म बनाए? तो जमींदारों ने, जमीन खरीदने वाले जो पूंजीपति है उन्होंने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 73 का। 74 नंबर के सवाल में बड़े बाबू, तो इसमें आप लोगों से पूछा गया है छोटे किसान भूमिहीन होकर क्या बन गए थे? मजदूर। जैवा कहाँ मजदूरी कर। 75 नंबर सवाल है, भूमिहीन किसान आजीविका के लिए कहाँ चले गए थे? निकटवर्ती शहर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू। 76 नंबर के सवाल में कहा गया है मजदूर फैक्ट्री में किस शर्त पर काम करने को तैयार थे? तो कम मजदूरी में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि मैंने सारा चीज़ आप लोगों को बता दिया है कि किसानों के पास कोई रास्ता नहीं था क्या करने के लिए? तो बाबू अपने घर परिवार को चलाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवारों को पालने के लिए कोई रास्ता नहीं था। तो वो कम मजदूरी पर भी तैयार हो चुके थे काम करने के लिए, क्योंकि मजदूरों की संख्या नहीं थी, ज्यादा मात्रा में मजदूर थे, कम वेतन पर भी करने के लिए मजदूर तैयार थे। आप नहीं करोगे, अगला तैयार है, तो भैया अगला जो करने वाला मजदूर है वो तो तैयार हो ही जाएगा। चलिए कम मजदूर दीजिए। अरे ना की जगह हाँ तो रहेगा ना, ना की जगह हाँ तो रहेगा ना, बताइए। तो 77 नंबर सवाल है, सस्ते श्रमिक किसके लिए सहायक सिद्ध हुए हैं? तो याद रखेंगे बाबू उत्पादन के क्षेत्र के लिए। ठीक है, उत्पादन क्षेत्र के लिए सस्ते श्रमिक काफी सहायक सिद्ध हुए थे। तो 77 का राइट आंसर मुन्ना हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। 78 नंबर सवाल है मुन्ना, उत्पादन बोल रही, क्या बोल रही सर, उत्पादित वस्तुओं के आवागमन के लिए ब्रिटेन में क्या सुविधा थी? तो अच्छी यातायात व्यवस्था। ठीक ना बाबू, उत्पादित वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए यानी कि आवागमन के लिए बाबू ब्रिटेन में अच्छी यातायात की व्यवस्था थी। तो राइट आंसर 78 का बाबू ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 79 नंबर के सवाल में आए तो इसमें कहा गया है रेल मार्ग से पहले व्यापार किसके माध्यम से होता था? तो याद रखेंगे नदियों एवं समुद्र मार्ग से। कहां से बाबू? नदियों एवं समुद्र मार्ग से। तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बाबू सी होगा। 80 नंबर के सवाल पर आए तो इसमें कहा गया है नदी पोतों द्वारा लाया गया माल किसके पास पहुंचाया जाता था? तो तट पोतों तक है। नदी पोतों द्वारा लाया गया जो माल होता था बंदरगाहों पर, जो बाबू देखिए नदी पोतों कहने का मतलब जहाज के द्वारा, जहाज़ों द्वारा लाया गया जो माल होता था वो कहाँ पहुँचाया जाता था? तो तट पोतों तक। तट पोतों कहने का मतलब बंदरगाह। जो बंदरगाह होता है ना, नदी के किनारे के जो स्थान होता है उसी को बंदरगाह कहा जाता है, जहाँ पर बाबू माल को रखा जाता है और माल को लिया जाता है, उसी को बंदरगाह कहा जाता है। जहाँ पर सारे जहाज रुकते हैं उसको बंदरगाह कहा जाता है। तो उस बंदरगाह को ही तटपोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तटपोत। तो तटपोतों तक बाबू पहुँचाया जाता था नदी पोतों के द्वारा। तो राइट आंसर मुन्ना ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखेंगे। तो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को आपके 5वें चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं आजीविका से संबंधित 80 वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुका है। मुझे उम्मीद है बाबू कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने हर एक प्रश्न को अच्छे से पढ़कर उसके उत्तर को समझ भी लिया होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपने अगर इसे लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग जरूर से बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे से मैं कोई भी अगर वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं फिर से बाबू पार्ट 2 वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।